आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, जो कि कहीं ना कहीं आपका पार्ट 4 है, पिछले प्रैक्टिस सेशन से कनेक्टेड है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्पेशली फोकस है DSSB PRT एग्ज़ाम को, जो कहीं ना कहीं आगे आपके इस ईयर में आने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से DSSB बोर्ड के या PRT सेक्शन में जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं, उन सारे पेपर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि DSSB में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली आपके पार्ट 2 से, क्योंकि आपका पार्ट 1 जो जनरल पेपर है और पार्ट 2 आपका टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आपका 6 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट 1 में आया हुआ पेपर, जिसके ऑलरेडी आपके अराउंड 60 to 80 क्वेश्चन हो गए हैं। 80 क्वेश्चन कंफर्म हो चुके हैं और आज के प्रैक्टिस सेशन में रेस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसके बाद आपका शिफ्ट 1 का ये एग्जाम पेपर पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया जाएगा। इसके बाद मैं आपके साथ शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो लेकर आऊँगा। तो सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेशंस की PDF चाहिए तो आपको पेडल अप ऑफिशियल पर इजीली मिल जाएगी इस QR कोड के माध्यम से, अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी शिक्षा में क्रांति लाई जानी चाहिए, मस्तिष्क को हाथ से शिक्षित किया जाना चाहिए। ये कथन किसका है? मतलब किसने ये बात रखी थी कि शिक्षा में क्रांति लाई जानी चाहिए और जो मस्तिष्क है उसको हाथ के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है? क्या वो कुठारी थे, डॉक्टर कुठारी, या ईश्वर भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो इस कथन की बात करें तो ये जो कथन दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब कथन की हमने बात कर ली, लेकिन आगे की हम अगर बात करें तो कुठारी को हम मेनली जानते हैं कि कुठारी आयोग के द्वारा एक प्रारूप लाया गया था जो शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव के तौर पर हमारे सामने आया था। 64 और 66 की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही आपकी पहली शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68 की लाई गई थी और उसके बाद 86 भी रिवाइज हुई थी आगे चल के। ईश्वर भाई पटेल की बात करें तो कुठारी आयोग ने एक बात करी थी कार्य अनुभव की, वर्क एक्सपीरियंस की। ईश्वर भाई पटेल ने कहीं ना कहीं उसी वर्क एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें जोड़ने का काम किया था और उनकी 86 की पॉलिसी को और बेहतर तरीके से अध्ययन किया था। अगर महात्मा गांधी के शिक्षा में क्या क्या योगदान रहे, उन्होंने शिक्षा से जुड़े क्या क्या बदलाव करे, अगर उनके बारे में जाने तो जो महात्मा गांधी की शिक्षा की योजना है उनको सबसे पहले किन किन नामों से जाना जाता है, इस बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी की जो शिक्षा है वो बेसिक शिक्षा, बढ़ता शिक्षा की योजना, या नई तालीम, या नई शिक्षा, या बुनियादी शिक्षा के तौर पे हम जानते हैं। तो मैंने आपको 3-4 नाम बताए। महात्मा गांधी की शिक्षा किस प्रकार के नामों से जानी जाती है? सबसे पहली बात बेसिक शिक्षा, या इसी को आप कहते हैं बढ़ता शिक्षा की योजना। फिर महात्मा गांधी शिक्षा को ही हम नई तालीम के नाम से जानते हैं और इसका 2 और नाम है, एक तो नई शिक्षा है या बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिस शिक्षा को ज़्यादा प्रमोट किया, ज़्यादा अग्रसर रखा, वो कहीं ना कहीं हस्त कौशल की शिक्षा है, जिससे इनका मानना ये था कि शिक्षा के साथ साथ आप बच्चे के अंदर ऐसी स्किल भी डेवलप करें जिससे कहीं ना कहीं वो अपने रोजगार के लिए यहाँ वहाँ ना भटके, है ना। और वो कहीं ना कहीं आपकी जो देश की जितनी भी प्राथमिक उद्योग है उनको बढ़ावा मिले उसकी उस शिक्षा से। और इस यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और है, आपने अनिवार्य और फ्री शिक्षा के बारे में जरूर सुना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कितने साल के बच्चों के लिए वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो हम हमेशा कहते हैं 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर स्पेशली आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी द्वारा ये बताइए आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में कितनी वर्ष के बच्चों को लिया गया था, तो इस बात के लिए आपको 7 से 14 ध्यान रखना है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे नहीं आएंगे। महात्मा गांधी की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में जो बात करी गई थी सार्वभौमिक शिक्षा की, वो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए की गई थी। तो इतना आप आई होप याद रखेंगे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की शिक्षाकर्मी योजना शून्य को भरना, ठीक है, क्या इसका क्या उद्देश्य था? राजस्थान की शिक्षाकर्मी, राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षाकर्मी योजना लाई गई जिसमें एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, शून्य को भरना। ये कहीं ना कहीं इनकी टैगलाइन है या उनका उद्देश्य आप मान सकते हैं। इसका क्या मायने है? शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या का समाधान करना, शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान करना, शिक्षकों की अनुभवहीनता की समस्या को समाधान करना, या शिक्षकों के बीच उदासीनता की समस्या को समाधान करना। तो अगर राजस्थान सरकार की शिक्षाकर्मी योजना की बात करें, इसमें शून्य को भरना एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके मायने की अगर बात करें तो मेनली ये था कि शिक्षक तो उनके पास थे लेकिन वो शिक्षक कंटिन्यूटी नहीं दिखा पा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी अनुपस्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो इसलिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, एक योजना चलाई जिसका नाम था शून्य को भरना। और इसमें उन्हें कहीं ना कहीं समुदाय की बहुत बड़ी भागीदारी देखने को मिली। इसमें समुदाय ने
अपना आगे कदम उठाते हुए जो शिक्षकों की अनुपस्थिति है उसको बहुत हद तक कम की भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरों की स्थिति में शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। तो हम सभी ने चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग अलग अवस्थाएं पढ़ी हैं। शैशवावस्था हो गया आपका, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था को भी पढ़ा है, फिर किशोरावस्था को पढ़ा है। अब आपको करना ये है इन अवस्थाओं की जो समय काल है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, जिससे आपके वो सारे समय काल रिवाइज हो जाएं। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं, बताइए आप पूर्व बाल्यावस्था का क्या समय काल होता है सामान्य, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें उसमें। तो यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि किशोरों की स्थिति के बारे में भारतीय शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। तो क्या परिपक्वता प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है या व्यक्ति सामाजिक रूप से सक्रिय होता है। तो अगर शारीरिक विकास की बात करें तो उसमें केवल और केवल संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास को आप लेकर नहीं चल सकते। परिपक्वता प्रक्रिया जो विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों की ओर ले जाती है और बुद्धि वृद्धि तीव्र होती है। शारीरिक आकार कहीं ना कहीं आपको बदलता हुआ देखने को मिलता है और प्राथमिक द्वितीयक यौन विशेषताओं में परिवर्तन चलने को देखने को मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन में आपको परिपक्वता से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देगी, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक बनावट में, संरचना में बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं आपने यौन जो गुण होते हैं, यौन लक्षण, वो उभरते हुए देखने को मिलेगा, उनमें परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। और परिपक्वता भावनात्मक केवल जुड़ी हुई नहीं है, या अगर बात करें परिपक्वता प्रक्रिया में व्यक्ति लंबा मजबूत होता है तो केवल लंबा और मजबूत ही नहीं होता और बाकी भी चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य शिक्षा के अनुभवात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ठीक है, आपको ये बताना है, अभी हमने बात करी थी कार्य एक्सपीरियंस की, जिसके बाद में नाम बदलकर कार्य शिक्षा रख दिया गया। इसके अनुभवात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। कक्षा कक्ष में ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य अनुभव कार्य शिक्षा दी जा सकती है, जिसे वर्क एजुकेशन कहते हैं, या सार्वजनिक स्थान जैसे डाकघर या बैंक आदि में दी जा सकती है, या कक्षा के बाहर लेकिन विद्यालय परिसर में ही दी जा सकती है, जैसे प्लेग्राउंड कह सकते हैं हम, या अन्य विद्यालयों में दी जा सकती है। तो अगर बात करें वर्क एजुकेशन की, अगर वर्क एजुकेशन आपको देनी है तो सबसे बेहतर तरीके से आप कब देंगे, उसी माहौल में बच्चे को सीधी तौर पे भेज दें जहां आप उससे रिगार्डिंग वर्क एजुकेशन देना चाहते हैं। तो उन्हें सार्वजनिक स्थानों से उनका डायरेक्ट संपर्क आपको कराना ही होगा, चाहे वो आपके बैंक हो, डाकघर हो, या अन्य कोई प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ सीधे बच्चे को एक्सपीरियंस मिले उसकी वर्क एजुकेशन का। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको कथन दिया गया है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह किसका कहना था? कि महात्मा गांधी ने कहा था, क्वाल सीडी ने कहा था, जेपी थॉमस ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था? तो महात्मा गांधी के कथन को अभी हमने जाना भी था और पढ़ा भी था। हो सकता है एक व्यक्ति के कई सारे कथन हो, बट जो ये कथन दिख रहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये जो कथन है वो स्वामी विवेकानंद का कथन था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को ऐसा उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश को में बदलाव किए हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं, और एक हमारे देश की छवि को बेहतर बनाने की ओर वो सारे कदम उनके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनसीईआरटी से क्या तात्पर्य है। तो हम सभी ने एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी स्पेशली किस लिए बनाई गई थी। तो सबसे पहले अगर इसके फुल फॉर्म की ही बात करें एनसीईआरटी की, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस नाम से हम जानते हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है, इन्हें अनुसंधान होते हैं, रिसर्च करी जाती है, वो भी रिसर्च किससे जुड़ी होगी? आपकी एजुकेशन से जुड़ी होगी। तो ये एनसीईआरटी का जो तात्पर्य है वो सीधे तौर पर आपके शिक्षा में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एनसीईआरटी की अगर स्थापना दिवस की बात करें तो किस वर्ष इसका स्थापना की गई थी, ये आपको लिखकर हमें भेजना है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है, ये दोनों आपको चीजें हमें जरूर लिख के भेजनी है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये चीज पूछी गई है। अगला है शारीरिक शिक्षा वर्ग में प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि, मतलब हम क्यों शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनसे होता क्या औपचारिक गतिविधियों के लिए लय निर्धारित करने में मदद मिलती है, शिक्षकों को विश्राम का समय देती है, नहीं जीतने का अवसर देती है, ऐसा जरूरी नहीं है सारी जितनी गतिविधियां वो जीतने का ही अवसर दें, छात्रों के लिए रुचिकर होती हैं, तो जरूरी नहीं है सारी शारीरिक गतिविधियां बच्चे को पसंद ही आए। लेकिन जो शारीरिक गतिविधियां हैं जो किस चीज को बढ़ावा देती हैं, वो है औपचारिक गतिविधियों के लिए लय निर्धारित करना, मतलब सीखने की गति निर्धारित करती हैं, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस वहां मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है। आपको यहाँ बताना है कि इन चारों में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है। यहाँ नहीं वाले वर्ड पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर हमसे क्वेश्चन या आंसर गलत करा देता है। तो लचीलापन क्या आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है? बिल्कुल, जब आप शारीरिक शिक्षा का अंग बनेंगे या शारीरिक तौर पर फिट रहेंगे तो लचीलापन आप में होगा।
गति भी होगी, साथ ही साथ पेशेंस होगा, लेकिन तर्क नहीं आएगा। तर्क संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका अग्रणी शिक्षक की भूमिका क्या है। मतलब आपको ये बताना है कि लीडिंग टीचर का मेन रोल क्या है। क्या वो प्रबंधन और पर्यवेक्षण में सुधार करना है, स्कूल में सुधार करना है, प्रौद्योगिकी में सुधार करना है, या कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना है। तो अगर बात करें लीडिंग टीचर के मेन रोल की, तो देखो प्रबंधन में सुधार करना उसका मेन भूमिका या मेन रोल में नहीं आता। क्यों? ये मैनेजमेंट का काम है। स्कूल में सुधार करना इज ऑल्सो द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये भी उसका मेन रोल नहीं आएगा, बट मेन रोल क्या आएगा, कहीं ना कहीं वो ज्ञान से जुड़ा होगा, कौशल मतलब उसकी स्किल्स से जुड़ा होगा, प्रदर्शन से जुड़ा होगा, जो कि छात्रों से कनेक्टेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरों में संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है मुख्य रूप से धारणा, तार्किक समस्या और साथ ही साथ तर्क संचालन के माध्यम से होता है। अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास पहले से ही हो चुका होता है, तो ये बात भी गलत है कि संज्ञानात्मक विकास पहले से ही हो चुका होता है, किशोरावस्था में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें कि विश्व के बारे में जो ज्ञान होता है उसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है, तो ये बात भी गलत है। केवल और केवल विश्व के बारे में ज्ञान मात्र से ही आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। बात करें कोई संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, तो ये बात तो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो जाएगी। सही आंसर होगा, आई होप आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक मेंटल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो आपकी तार्किक समस्या, तर्क संचालन से जुड़ी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर बनेगा। और अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास पे सबसे ज्यादा काम या प्राथमिक रूप से काम किसने किया है, वो पियाजे ने किया है। उन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था की 6 उपावस्थाएं हैं, दूसरी अवस्था की 2 उपावस्थाओं में बांटा गया है। तो इन सब चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रखने है ना। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि आप DSSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति या SMC का सदस्य नहीं है। अगर बात करते हैं SMC की, तो SMC का अगर आपने नाम सुना है, स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में सुना है, तो आपने अगर कुछ नहीं सुना तो RTE के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 2009 के बारे में आपने शायद RTE को अंदर धाराएं जितनी भी दी गई हैं वो पढ़ी भी होंगी। RTE की धारा 21 में इसके बारे में जिक्र मिलता है। साथ ही साथ 21 और 22 में SMC और VEC के बारे में जिक्र मिलता है। SMC का अगर फुल फॉर्म बताएं तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। इसमें स्कूल का किस तरीके से मैनेजमेंट होना है उसके बारे में बताया गया है। इसमें समुदाय की भागीदारी को भी बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है। और इसका जो सदस्य नहीं है वो है आपका छात्र। अब इसके सदस्य में कौन कौन आते हैं, मान के चलिए 16 सदस्य अगर इसमें है तो इसका 3/4 यानी 75% जो होगा वो छात्र के परिवार के सदस्य होंगे। तो 3/4 इसका क्या होगा, 12 होगा। और 12 में भी जो 50% हिस्सा है वो वुमेन के लिए रिजर्व होगा, मतलब 6 इसमें महिलाएं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन में। साथ ही साथ इसके बाकी सदस्य में कौन कौन आएगा, आपके स्कूल के HM मतलब हेडमास्टर आएंगे, शिक्षक आएंगे, समुदाय के जो शिक्षित सदस्य हैं वो भी इसका भाग हो सकते हैं। इतना SMC के बारे में आपको जो नॉलेज मिली है वो काफ़ी है। और इन्हीं से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पुट करके आते हैं। ओलंपिक का आदर्श भाग, हम सभी ने ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ा है, तो आदर्श भाग इसका जो है, आपने अगर आदर्श भाग के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये एक और नॉलेज की बात है आपके लिए। CTS, OLTS और 4TS इनके माने क्या है, मतलब जो ओलंपिक का आदर्श भाग माना गया है CTS, OLTS एंड 4TS को, इसका आपको मायने बताना है। क्या वो फिटर स्पीडर स्ट्रॉन्गर है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर है, या फिटर फ्लेक्सिबल है, फिटर स्ट्रॉन्गर टॉलर है। तो इसके आदर्श भाग का जो मायने है वो है आपका तेज, उच्चतर और बलवान। इट मीन्स कि फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो करंट अफेयर्स का ओलंपिक हिस्सा है, हो सकता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन की वजह से ये क्वेश्चन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है VEC। अभी हमने जिक्र किया है कि RTE में 21 धारा और 22 धारा में SMC और VEC के बारे में बताया गया है। तो VEC का क्या फुल फॉर्म है, तो VEC का जो फुल फॉर्म है वो विलेज एजुकेशन कमेटी है। और इसमें भी सदस्य उसी तरीके से निर्धारित होते हैं कि 50% महिलाएं होंगी जो भी सदस्य होंगे। इसमें जो मतलब सदस्य होंगे वो आपके छात्र के कहीं ना कहीं पेरेंट्स होंगे। और जब छात्र स्कूल से बाहर निकल जाएगा तो वो जो आपके पेरेंट्स हैं वो स्कूल VEC का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक क्या है। संज्ञानात्मक समायोजन है, रोजगार कौशल है, आध्यात्मिक या फिर आज्ञाकारिता। तो अगर बात करें कि शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में कौन सा शामिल है, तो शारीरिक शिक्षा में हम सभी जानते हैं कि देखो आध्यात्मिक उससे संबंध नहीं होगा, रोजगार हमको शारीरिक शिक्षा से नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिजिकली मेंटेनेंस के लिए वो शारीरिक शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है जो बच्चों को दी जाती है। आप बच्चों को ओबीडियंट नहीं बना रहे, मतलब आज्ञाशाली उन्हें नहीं बना रहे शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। जिस चीज़ का मुख्य उद्देश्य का विकास होता है वो है संवेगात्मक समायोजन। कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से बच्चे और स्ट्रांग होते हैं अगर हम उन्हें शारीरिक शिक्षा देंगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक शिक्षा में आपके बहुत सारे खेल, योग, इनके माध्यम से वो उनमें पेशेंस आएगा, धैर्य का विकास होगा, जो कि कहीं ना कहीं संवेगात्मक समायोजन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी ग्राम शिक्षा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है।
तो अभी हमने उसके बारे में डिस्कस करा है कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो ग्राम शिक्षा समिति VEC का जो अध्यक्ष होगा वो ग्राम सरपंच होगा। उसमें आपका प्रधान अध्यापक जिसे हेडमास्टर भी कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं आएगा, माता पिता भी आएंगे, शिक्षक भी आएंगे। शिक्षक कहीं ना कहीं सचिव की भूमिका में इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षैतिज उन्नयन हॉरिजॉन्टल अपग्रेडिंग एंड ऊर्ध्वाधर संरेखण या वर्टिकल अपग्रेडिंग निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं कि ये टर्म आपके सामने हो सकता है नए हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो इनका क्या माने है। तो अगर बात करें कि आपकी क्षैतिज उन्नयन हॉरिजॉन्टल अपग्रेडेशन की बात करें तो इसको इस तरीके से समझिए, मान के चलिए कि आप यहाँ खड़े हैं, इसको मतलब कहते क्या है क्षैतिज उन्नयन को, पहले वो समझिए। मतलब यहाँ खड़े हैं और समान स्तर पर कोई चीज़ हो रही है तो उसे क्षैतिज उन्नयन में रखेंगे, ये बात समझ गए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप विद्यालय में खड़े हैं और आप कक्षा 5 के एक ही कक्षा के शिक्षकों को, जैसे आपकी क्लास 5 है, क्लास 5 के सभी शिक्षकों को एक साथ बिठाल के कुछ डिस्कशन किया जा रहा है तो वो क्षैतिज स्तर पर है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो उसे आप कहेंगे क्षैतिज उन्नयन या हॉरिजॉन्टल अपग्रेडेशन। इनके डिस्कशन से कोई चीज़ नई चीज़ उभर के आती है जो बच्चों के लिए लाभकारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल को ऐसे समझिए, मान के चलिए लंबवत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग कक्षा, मान लो कक्षा 1 के टीचर को आपने बुला लिया, ठीक है, कक्षा 2 के टीचर को हमने बुला लिया, कक्षा 3 के टीचर को बुला लिया, इनकी आपस में मीटिंग करा के ऐसी चीज़ निकल के आई जो स्कूल के लेवल पर सभी बच्चों के लिए हितकर हो, तो उसे आप कहेंगे ऊर्ध्वाधर संरेखण। इसमें किस समूह के लिए वो ज़्यादा चीज़ होगी। पूर्व सेवा शिक्षक हैं, नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्व हैं, अभी उससे कनेक्टेड नहीं है। सेवाकालीन प्रधान अध्यापक, तो केवल प्रधान अध्यापक इसमें शामिल नहीं होगा, सेवाकालीन जो शिक्षक हैं वही इसमें शामिल होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रशिक्षित प्रधान अध्यापक, ये भी इसका हिस्सा नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्षैतिज मतलब एक ही स्तर पर और ऊर्ध्वाधर मतलब अलग अलग स्तरों पर जो कि लंबवत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य अनुभव की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई। तो कार्य अनुभव के बारे में हमने बात करी। कार्य अनुभव जिसे हम वर्क एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं और आज कल इसका नाम बदलकर वर्क एजुकेशन रख दिया गया। तो सबसे पहले इस अवधारणा की जो बात की गई थी वो आपकी कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। 64-66 में कोठारी आयोग आया था। उसके बाद आपकी NPE सबसे पहली जो बन के आई थी वो 1968 में बन के आई थी। उसके बाद दूसरी जो हमारी NAP आई थी वो आपकी 1986 में आई थी। उसके बाद आपका POA आया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 में। फिर जाके आपका कहीं ना कहीं 2000 का NCF आया था, फिर 2005 में भी NCF आया था और आपका उसके बाद 2020 का NCF आया है। ठीक है, 20 और 22 कह सकते हैं आप। एक सबसे पहला पूछा जाए, सबसे पहला NCF कब आया था, तो 1975 में सबसे पहला NCF लाया गया था। ये इन सारी कमेटी से जुड़ी बहुत सारी बातें। बात करें अगर अन्य की नाम की, जैसे आपका कुछ नाम इसमें दिए गए हैं। सपोज करिए आपकी मुदालियर आयोग है, उसकी डेट 53 है। राधा कृष्ण आयोग है 1948 का वो आयोग है। या आपका ईश्वर भाई जो आयोग है 1977 का वो आयोग है। जैसे इनके अन्य नामों की अगर बात करें तो नाम अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण आयोग की बात करें तो इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुदालियर जो आयोग है उसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के लिए विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से किस समूह में लगातार मदद लेनी चाहिए। मतलब किस समूह से मदद लेनी चाहिए अगर छात्रों की प्रगति को बढ़ाना है विद्यालयों को, माता पिता की, छात्र की, वाणिज्य समूह की या समाज की। तो मुख्यतः जो बच्चों की प्रगति में जो समूह बहुत अच्छे तरीके से कार्यरत या सक्रिय रूप से शामिल होता है वो है उसके माता पिता, क्योंकि बच्चे के बारे में जो बेहतर तरीके से जानता है वो उसके माता पिता के अलावा जो सारी चीजें आएंगी वो सेकेंडरी होंगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गई थी। किस सम्मेलन में ये कहा गया था कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल की संकल्पना, एजुकेशन फॉर ऑल की संकल्पना, EFA की संकल्पना किस सम्मेलन में लाई गई थी। तो वो जोमेटियन सम्मेलन था आपका। ठीक है, ये बात अक्सर ध्यान रखना कि ये जोमेटियन सम्मेलन था जो कहीं ना कहीं विश्व सम्मेलन के तौर पे जाना जाता है, जो 1990 के समथिंग हुआ था। वो कहाँ हुआ था, वो आपका थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इससे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें कहीं ना कहीं UP सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या के किस वर्ग के लिए विशेष ओलंपिक का आयोजन किया जा सकता है। अब जो ओलंपिक होते हैं वो एक ओलंपिक का दूसरा प्रकार है जिसे हम विशेष ओलंपिक कहते हैं। ये किस जनसंख्या के किस वर्ग के लिए किए जाते हैं। क्या वो भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लिए हैं, शारीरिक रूप से परेशान बच्चों के लिए हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत बच्चों के लिए हैं, या मानसिक और संज्ञानात्मक रूप से मंद बच्चों के लिए। तो अगर बात करें कि विशेष ओलंपिक एक
जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से या संज्ञानात्मक रूप से कैसे मंद है। तो उन्हें खेलों के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का विकास करना इसका मेन लक्ष्य होता है, और मानसिक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से मंद बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस, और आपने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और आपको पता चला होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने बता दिया, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेडल लव ऑफिशियल के नाम से है। बाकी अगली जो प्रैक्टिस सेशन आएगा वो आपका सेकंड शिफ्ट होगा इसी एग्जाम के। फर्स्ट शिफ्ट के जितने 100 क्वेश्चन आपके थे पार्ट बी से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली शिफ्ट का पार्ट जो बी है आपका टीचिंग मेथडोलॉजी का, उसका पेपर को एनालाइज करेंगे, उन्हें भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे ताकि एक बार में आपके ऊपर पूरा बर्डन ना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अमन कौशिक एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।